हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की यूनिट 3 इलांगो आदिगल द बुक ऑफ विंची सिल्ले पदिकरम। ये वीडियो बीए ऑनर्स इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए और बीए प्रोग्राम के जो टीएससी 1 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, और किसी भी सेमेस्टर में उन्होंने अगर इस सब्जेक्ट को एज अ एडिशनल चूज़ किया तो उनके लिए भी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Detailed summary. Sillapadikam, The Tale of an Anklet, is the one of the most important work of classical Tamil literature composed by Ilanko Adikal in the 5th and 6th century. जो सिल्लिपदिकम है वो बेसिकली स्टोरी है एक एंकलेट की, पायल की कहानी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है क्लासिकल तमिल लिटरेचर का, जिसकी रचना इलांको आदिकल के द्वारा की गई थी 5th और 6th सेंचुरी में। इसे कंसिडर किया जाता है तमिल लिटरेचर के संगम काल के दौरान। और जो ये एपिक है, ये महाकाव्य जो है वो पोम के फॉर्म में लिखा गया है, जो कि सिटी ऑफ मदुरई में लिखा गया है, जो इसका सेंटर है। और तमिल कल्चर एंड लिटरेचर उस टाइम पे मदुरई में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड हुए थे। द नेम सिल्लिपदिकरम मीन्स द स्टोरी ऑफ एन द एंकलेट इन तमिल, रेफरिंग टू द इंसिडेंट दैट ट्रिगर द मेन इवेंट ऑफ द पोम। जो सिल्लिपदिकम है वो बेसिकली उसका मतलब है हिंदी में द स्टोरी ऑफ एंकलेट, यानी कि पायल की कहानी, और तमिल में उसे सिल्लिपदिकरम कहा जाता है, जो कि रेफ़र करते हैं उस इंसिडेंट को जो ट्रिगर करती है इस इवेंट को, और इसकी पोम क्रिएट होती है। It is a narrative poem that tell the story of Kannagi, a virtuous woman who seek justice for her husband Kovlan's wrongful execution। ये जो कहानी है वो बेसिकली इस कहानी में पोम के माध्यम से बताया जाता है कि ये स्टोरी जो है वो कन्नगी की है, जो कि काफ़ी गुणी औरत थी, गुणवान औरत थी, और अपने हस्बैंड कोवलन की गलत तरीके से हत्या कर दी गई थी, और उसके लिए वो जस्टिस की डिमांड करती है। और ये जो कहानी है, जो ये महाकाव्य है, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: द पुहर, द मदुरई एंड द विंची एपिसोड। सिल्लिपदिकरम सर्व एज अ वैल्यूएबल सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोशल एंड कल्चर हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट तमिलनाडु बाय प्रोवाइडिंग अ विविड पोर्ट्रेट ऑफ द कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ एंड चैलेंजेस। जो सिल्लिपदिकरम है वो हमें तमिलनाडु की जो एंशिएंट हिस्ट्री है, कल्चर है, उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, विविड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, जहाँ पर किस तरीके के कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यू और चैलेंजेस थे उस टाइम पे, उसके बारे में बताता है। इन दी एपिक द रिजिड सोशल हिरार्की प्रेवलेंट इन एंशिएंट तमिलनाडु आर डेप्रिसिएटेड, इंक्लूडिंग द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट कास्ट एंड द नॉर्म्स एंड कस्टम एसोसिएटेड विद दैम। एंशिएंट तमिलनाडु में एक रिजिड सोशल हिरार्की स्ट्रक्चर था, जहाँ पर पदानुक्रम अनुसार बेसिकली सोसाइटी में क्लासेस का डिफरेंट डिवीज़न होता था, अलग अलग टाइप की कास्ट थी, और उनके नॉर्म्स और कस्टम थे जो उनसे एसोसिएटेड थे। It highlights the challenges faced by individuals who navigate these hierarchies, such as Kannagi's struggle for justice despite her social status. This text offers glimpses into the role and expectation of the women in ancient Tamil society. जो ये स्टोरी है वो हाईलाइट करती है कुछ चैलेंजेस को जो एक इंडिविजुअल के द्वारा फेस किए जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी में ये जो हिरार्की है, जो पदानुक्रम समाज है, जैसे कि जो राजाओं का समाज है, उसमें कन्नगी जो है स्ट्रगल करती है अपने पति को जस्टिस दिलाने के लिए, बिकॉज ऑफ हर मतलब अपने सोशल स्टेटस से हटकर। और ये जो टेक्स्ट है ये हमें उसी के बारे में, उसी के इर्द गिर्द घूमता है कि किस तरीके के जो रोल है एंशिएंट तमिल सोसाइटी में, और क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है विमेन से। Kannagi exemplified the idealized virtue of a devoted wife, but she also demonstrated resilience and agency in seeking justice for the death of her husband. Sillapadikaram provide insight into trade, commerce, and agrarian practices in ancient Tamil Nadu. A narrative follow Kovalan, a merchant, and emphasize the importance of trade routes and market to the economy of the region. There are various culture practices depicted in the epic, including dance, music, and religious rituals, shedding a light on the cultural fabric of ancient Tamil society. Kannagi एक काफ़ी आदर्श पत्नी थी, और उसके गुण और वो काफ़ी ज़्यादा
एक तरीके से डिवोटेड वाइफ थी। अगर और साथ ही साथ जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो वो अपने पति को जस्टिस दिलाने के लिए एजेंसीज़ के द्वारा मतलब एजेंसीज से अपील करती है। सिलप्पदिकरम में प्राचीन तमिलनाडु में जो व्यापार और एक तरीके से एग्रियन प्रैक्टिस जो थी उसके बारे में भी काफ़ी जो जानकारी प्रदान करता है। किस तरीके से जो खेती की प्रथाएं थी उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है इस टेक्स्ट से। ये जो है कथा है, कोवलन नामक का व्यापारी जो होता है वो अपने रहने सहने के लिए और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में के लिए व्यापार मार्ग ढूंढता है और बाज़ारों के महत्व पर जोर देता है। ये महाकाव्य में अलग अलग तरह की सांस्कृतिक प्रथाओं को दर्शाया गया है, जिसमें नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान शामिल है जो प्राचीन तमिल समाज के सांस्कृतिक ताने बाने पर प्रकाश डालती है। उदाहरण के लिए मदुरई में मीनाक्षी मंदिर और उसकी उत्सव कथा जो है वो एक प्रमुख भूमिका निभाती है जो लोगों के जीवन में धार्मिक संस्थाओं के महत्व को दर्शाते हैं। सिलप्पदिकरम जो है प्रेम, निष्ठा, न्याय और भाग्य को शामिल करते हुए कई तरह के विषयों को खोजता है। ये महाकाव्य जो है वो एक केंद्रीय जो है इस महाकाव्य का जो केंद्र है वो बेसिकली न्याय की खोज के इर्द गिर्द घूमता है। The narrative follows the story of Kovalan, a young merchant, and his union with the virtuous Kannagi. Despite his love for the courtesan Madhavi, Kovalan's life takes a tragic turn when he is falsely accused of theft by a deceitful goldsmith. The goldsmith who had stolen the Queen's anklet accused Kovalan and convinced the king of Madurai to execute him. In turn of events, Kannagi arrive in Madurai as a widow and prove Kovalan's innocence. Filled with grief and anger, she tears off one of her breast and hurls it toward the burning city of Madurai. ये जो स्टोरी है वो बेसिकली एक स्टोरी है कोवलन यानी कि जो एक यंग मर्चेंट था और उसकी वाइफ कन्नगी की। कोवलन जो है वो एक वैश्या माधवी से प्यार करता था और इसके बाद ही उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेजिक टर्न हुआ जहाँ पर वो फॉल्सली एक्यूज्ड होता है कि उसने चोरी की। ये एक झूठा आरोप होता है और कोवलन के साथ धोखेबाजी की जाती है जहाँ पर जो ये गोल्डस्मिथ है यानी कि जो सुनार है वो किंग को कन्विंस करता है कि क्वीन की जो एंकलेट है यानी कि क्वीन की जो पायल है वो कोवलन ने चुराई है और किंग जो है मदुरई का किंग है वो उसे फांसी की सज़ा दे देता है। इसके बाद कन्नगी मदुरई में आती है। जब उसे पता चलता है कि उसके पति को फांसी हो गई है तो वो एज अ विडो ऑफ कोवलन उसकी इनोसेंस प्रूव करती है और अपनी दूसरी पायल दिखाती है और बताती है सबको कि ये जो पायल है वो उसने अपने मतलब उसका व्यापार शुरू हो सके इसलिए वो उसे बेचने के लिए जाता है और ये पायल उसकी वाइफ कन्नगी ही कोवलन को देती है। फिर इसके बाद जो कन्नगी है वो गुस्से में अपनी वन ऑफ हर ब्रेस्ट एंड हर्ल इट टूवर्ड बर्निंग सिटी, वो अपनी एक ब्रेस्ट काट कर और सिटी ऑफ मदुरई को एक तरीके से श्राप देती है कि इसका एक तरीके से डाउनफॉल होगा इस सिटी का भी और इस किंग का भी। एन इम्पॉर्टेंट अंडरलाइंग थीम इन सिलप्पदिकरम इज़ द पावर ऑफ फेथ। जो सिलप्पदिकम स्टोरी है वो एक ये कहानी जो है वो भाग्य की एक तरीके से शक्ति को ज़्यादा हाईलाइट करती है और ये बताती है कि किस तरीके से जो एक पुण्यवान व्यक्ति है उसको भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इस कहानी में जैसे कन्नगी जो है वो काफ़ी वर्चुअस लड़की है तो उसको भी ज़्यादातर मतलब उसको इस कहानी में मिसफॉर्चून डेस्टिनी का सामना करना पड़ रहा है। Such in the power of a devoted woman. The third book is about a king's voyage to bring Himalayan stone for an image of Kannagi, who is now a chastity goddess. The king admits his error. Kannagi curses both the king and the people of Madurai. The king passes away. The society that cursed her pain suffer in retaliation as the city of Madurai is burned to the ground as a result of her curse. The god and goddess meet Kannagi in Cherendu in the third portion of the epic, and she ascends to the heaven with the deity Indra. When King Chenukutvan
and the royal family of the Chera kingdom, modern day Kerala, discover her, they decided to construct a temple with Kannagi as the prominent deity. They travel to the Himalayas, fetch a stone, carve her likeness, establish a temple, arrange daily prayer and offer royal sacrifices. ये एक ऐसी समर्पित महिला की शक्ति है जिसके बारे में तीसरी जो किताब है, तीसरा जो सेक्शन है, उसमें राजा की यात्रा के बारे में बताया जाता है, जो कि एक हिमालय से पर्वत लाकर कन्नगी की मूर्ति बनाना चाहता है, जो अब एक सतीव्रत की देवी है। राजा जो उस टाइम पर जब सिटी ऑफ मदुरई का राजा जो था, जिसने कोवलन को फांसी की सज़ा दी होती है, वो अपनी गलती को स्वीकार करता है और कन्नगी राजा और साथ ही साथ मदुरई के लोग दोनों को श्राप देती है, जिसके कारण राजा की मृत्यु हो जाती है। और समाज में समाज ने उस पीड़ा को देखा और वह प्रतिशोध में पीड़ित होते हैं, क्योंकि उसके श्राप के परिणाम स्वरूप मदुरई शहर जलकर राख हो जाता है। महाकाव्य का जो तीसरा भाग है, उसमें देवी देवता चेरनाड में कन्नगी से मिलते हैं और वह देवता इंद्र के साथ स्वर्ग चली जाती है। ये ऐसी मान्यता है बेसिकली। जब राजा चेनकुटवन और चेरा साम्राज्य के जो शाही परिवार के लोगों ने उसे जब खोजा, तो उन्होंने कन्नगी को एक प्रमुख देवी के रूप में स्थापित करते हुए एक मंदिर बनाने का फैसला लिया और वे हिमालय की यात्रा करते हैं और वहाँ से पत्थर लाते हैं और उसकी आकृति बनाते हैं, एक मंदिर स्थापित करते हैं और दैनिक प्रार्थनाओं की व्यवस्था करते हैं और एक शाही बलिदान चढ़ाते हैं कन्नगी के प्रति। सिल्लेपदिकरम कैरेक्टर्स। कन्नगी जो है वो इस कहानी की मुख्य हीरोइन है, नायिका है और मुख्य पात्र है। वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल, जेंटल और पेशेंस है और काफ़ी लविंग हाउसवाइफ है, जो कि कम्प्लीटली डिवोटेड है अपने हस्बैंड के लिए। और कोवलन जो है वो कन्नगी का पति है, जो कि सन है काफ़ी ज़्यादा रिच मर्चेंट का, और उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मनी है, क्योंकि वो अर्ली चोल मोनार्की जो डायनेस्टी थी उसमें एक तरीके से जो उसके पिता थे वो मर्चेंट थे। माधवी जो है एक यूथफुल गॉर्जियस कोर्टेशियन डांसर है, जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कैंटो 3 में, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि वो जो स्वर्गीय अप्सरा है उर्वशी, जो दिव्य नृत्य किया इंद्र के दरबार में, उसकी वंशज माना गया है। माधवी का जो महिला परिचित है वो वैश्य दैवत्य की कोवलन के लिए संदेशवाहक होती है। फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।